हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम, जैसा कि आपको पता है, एसजीपीजीआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। एसजीपीजीआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट मॉडल पेपर के हमने 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अभी हम सेकंड मॉडल पेपर आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर सेकंड है जिसमें हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस बेस्ड हैं। जिसमें जैसे कि आपको पता है, आपका सिलेबस थोड़ा सा इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे कि आपको पता है, अभी जो एग्ज़ाम है उसमें आपका 80% सिलेबस जो है आपका सब्जेक्ट बेसिस पे है। उसके बाद में हम बात करें, जो 20% है वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है और जिसमें आपके 10% जो रहेगा वो आपका कोविड के ऊपर रहेगा, कोविड पर आधारित रहेगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस इन्होंने दे रखा है जो कि थोड़ा सा अलग है। कोविड इसने इंक्लूड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। उससे पहले भी हमने मॉडल पेपर उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया था, जिसमें जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड कोविड सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये मॉडल पेपर बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बता दें, मैं स्टार्ट करने से पहले, 100 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर होने वाला है। 100 एमसीक्यू का ये मॉडल पेपर होने वाला है, जिसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक साथ में पूरा कर सकें। इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, कौन सा आपका राइट हुआ और कौन सा आपका रॉन्ग हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको बताना है कमेंट करके कि मेरे इतने सही हुए हैं। जितने भी सही हुए हैं आपको बताना है जरूर कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है, ताकि आपके मोटिवेशन से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जैसा कि आपने जो फर्स्ट मॉडल पेपर में आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसा ही प्यार मैं चाहता हूँ इस वीडियो में भी हमें मिले। तो अगर ऐसा ही मिलता रहा तो आपके लिए मेहनत करी जाएगी और हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए, जो भी करना सब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, ईसीजी चेंजेस इन एमआई। एमआई में क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन आपके पास में एसटी सेगमेंट एलिवेशन, दूसरा है वाइड क्यूआर कॉम्प्लेक्स, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ यू वेव और चौथा है प्रोलोंग पीआर इंटरवल। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इसका होने वाला है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। जैसे कि आपको पता है, एमआई के अंदर आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट का ये आपकी जो है नॉर्मल ईसीजी है, जिसमें मैं बता दूं आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है, ये यहाँ पर पी वेव और यहाँ पर है क्यू आर और एस। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बनता है, और यहाँ पर ये यहाँ पर टी है, तो इसको आप टी भी बोल सकते हो, टी सॉरी। तो ये एस टी सेगमेंट है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बता दूं, मैं रेड से थोड़ा सा आपको अलग बता देता हूँ। तो ये जो यहाँ पर है, आपको इस तरह से एलिवेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा किसके अंदर? अगर यहाँ पर ईसीजी में एमआई इंडिकेशन है, तो एमआई का इंडिकेशन है, तो आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा। वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसा कि आप रेड कलर में देख सकते हैं। यहाँ पर एसटी सेगमेंट है, इसका एलिवेशन नॉर्मल, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए जी, ये नॉर्मल है। लेकिन आपको ये देखिए यहाँ पर जैसा कि कितना गैप दिख रहा है, इस तरह से आपको अलग देखने को मिलता है। ये आपका एसटी सेगमेंट एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोविड का है। कोविड पेशेंट इज इन होम आइसोलेशन, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इफ SpO2 इज। एक आपका कोविड का पेशेंट है जो कि होम आइसोलेशन में है। अब उसको मेडिकल नीड की कब जरूरत पड़ेगी, कहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि इसको मेडिकल नीड की जरूरत है, मेडिकल नीड है? जब उसका SpO2 लेस देन 97 आ जाए तब, या फिर लेस देन 95 आ जाए तो, या फिर लेस देन 93 आ जाए तो, या फिर लेस देन 90% आ जाए तो कितना आ जाए तब आपको उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए? आपका कोविड पेशेंट है, आप उसकी होम केयर कर रहे हो,
SpO2 अगर उसका कितने से कम आ जाए तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए लेस देन 97, ऑप्शन बी लेस देन 95, ऑप्शन सी लेस देन 93, ऑप्शन डी लेस देन 90। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर आएगा लेस देन 93। ये आपका ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप पेशेंट की होम केयर कर रहे हो, घर पे उसका ख्याल रख रहे हो, तो आपके पास SpO2 प्रोब भी होना चाहिए। SpO2 प्रोब के अंदर आप देखोगे कि आपका पेशेंट का 93 से नीचे सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से नीचे जा रहा है, तो आप उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहिए। जो कि नॉर्मल 95 से 100 होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो नॉर्मल आपका SpO2 है वो 95 टू 100 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन आर द सिम्टम्स ऑफ। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन किसके सिम्टम्स हैं? पहला ऑप्शन है पेलेग्रा, दूसरा है क्वाशियोरकोर, तीसरा है यहाँ पे सी, यहाँ पे बी क्वाशियोरकोर, ग्लोसाइटिस और चौथा है मरासमस। तो किसके साइंस हैं जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन, किसके साइन एंड सिम्टम्स हैं? पेलेग्रा, क्वाशियोरकोर, ग्लोसाइटिस या मरासमस? तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है पेलेग्रा। जी हाँ, पेलेग्रा के 3D साइन होते हैं, 3D, जिसमें क्या क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन। ये 3 3Ds हैं जो आपके पेलेग्रा के साइंस हैं, जो कि B3 नियासिन की कमी से होता है, B3 नियासिन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज। कौन सा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में? पहला ऑप्शन है पर्सनल, दूसरा है सोशल, तीसरा है थेरेपेटिक, चौथा है कैजुअल। तो कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए है पर्सनल, ऑप्शन बी है सोशल, ऑप्शन सी है थेरेपेटिक, ऑप्शन डी है कैजुअल। राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी थेरेपेटिक। जी हाँ, थेरेपेटिक रिलेशनशिप है वो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी ये चीजें हैं जो आपकी अगर हॉस्पिटल में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बीच में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल में ये सब पर्सनल, सोशल और कैजुअल लाइफ अगर शेयर कर रहे हो आप पेशेंट के साथ में, तो ये इलीगल है। तो ये इलीगल है, ये आपको नहीं करना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आपको थेरेपेटिक रिलेशनशिप उसके साथ में रखना है, बाकी कोई रिलेशनशिप अपना नहीं होना चाहिए उसके साथ में। पर्सनल, सोशल और कैजुअल को पेशेंट से दूर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म डाइजाइगोटिक रेफर्स टू ट्विन हु हैव। जो टर्म डाइजाइगोटिक है वो कौन से ट्विन्स को रेफर करती है? तो पहला है बोर्न सेवरल हावर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो कुछ ही घंटों के अंतराल में पैदा हो। दूसरा है डेवलप्ड फ्रॉम टू सेपरेट ओवा एंड स्पर्म, जो कि दो अलग अलग स्पर्म और ओवा से डेवलप हुए हो। तीसरा है डेवलप्ड फिजिकली ए डिफरेंट रेट फ्रॉम ईच अदर, जो अलग अलग रेट से आए हों। चौथा है डेवलप्ड इन वन एमनियोन एंड हैव वन कोरियोन, या फिर वो एक कोरियोन और एक एमनियोन से डेवलप हुए हो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है डाइजाइगोटिक से आप क्या समझते हैं? कौन से ट्विन से आप, जो आपके पास ऑप्शन दे रखा है वो उसमें से कौन सा डाइजाइगोटिक ट्विन्स है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है हमारा डेवलप्ड फ्रॉम टू सेपरेट ओवा एंड स्पर्म। जैसे कि आपको बता दें, जो ट्विन्स होता है, ट्विन्स का मतलब होता है यहाँ पर जुड़वा। ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा। तो ट्विन्स दो बच्चे एक साथ पैदा होना, तो वो आपका मोनोजाइगोटिक भी हो सकता है, मोनोजाइगोटिक या फिर डाइजाइगोटिक, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। मोनो का मतलब एक है, डाई का एक है, डाई का मतलब दो है।
तो डाइजाइगोटिक भी हो सकता है। मोनोजाइगोटिक का मतलब है यहाँ पर, मोनो का मतलब है यहाँ पर एक, और जाइगोट का मतलब यहाँ पर एक जाइगोट है। तो अगर एक जाइगोट से फिर दो ट्विंस हो रहे हैं, एक जाइगोट है, एक जाइगोट से फिर डिवाइड होके दो ट्विंस हो रहे हैं, ट्विंस है, ये बेबी हो गया और ये बेबी हो गया, ये आपका एक जाइगोट से हुआ है। अगर जाइगोट ऑलरेडी दो है तो भी आपका बेबी यहाँ पर, जैसे ये भी इधर से बेबी आएगा और ये इधर बेबी आएगा, तो इस तरह से आपका ट्विंस हो सकते हैं। एक आपके एक स्पर्म और एक ओवम से मिलके बनता है, उसको आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हो, और उसमें अलग स्पर्म और अलग ओवम से मिलता है, उसको आप डाइजाइगोटिक बोलते हो, जिसमें आपका जो जाइगोट है वो अलग अलग स्पर्म से बनता है। और यहाँ पर मोनो में क्या होता है, एक जाइगोट दो में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये ट्विंस होते हैं। तो अगर हम डाइजाइगोटिक की बात करें तो इसमें अलग स्पर्म अलग ओवम होगा, यानी टू सेपरेट ओवम और स्पर्म से बनेगा, उसको आप डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मल्टीग्रेविडा 32-year-old लेडी admitted to 10 week with bleeding per vagina, which of the action the nurse should first do for her? उसके लिए सबसे पहले क्या करेगी एक नर्स, जब एक मल्टीग्रेविडा पेशेंट है 32 ईयर की और 10 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला है परफॉर्म पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, दूसरा है प्रोवाइड पेरिनियल पैड, तीसरा है टेक कंसेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन, डी चेक द फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल बीपी। क्या करेगी, क्या करेगी ऐसे में पेशेंट, सॉरी नर्स क्या करेगी? एक मल्टीग्रेविड पेशेंट है, 32 ईयर ओल्ड लेडी है, जो कि 10 वीक की प्रेगनेंसी के साथ में एडमिट हुई है, उसको पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो नर्स क्या करेगी सबसे पहले? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रोवाइड पेरिनियल केयर। जी हाँ, यहाँ पर एग्जामिनेशन पर एग्जामिनेशन नहीं करना है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है, इसमें आपको पीवी बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन क्यों करना है? 10 वीक में कोई सिजेरियन सेक्शन की जरूरत नहीं है। और चेक द फिटल हार्ट रेट एंड मैटरनल बीपी, यहाँ पर ये भी जरूरत नहीं है, 10 वीक है। अगर 20 से 22 वीक पे है तो हम नॉर्मली चेक करते हैं, 8 से 10 वीक पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एडवांस जो फिटोस्कोप है उसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे डोपलर। अगर नॉर्मली हमें चेक करनी हो तो हम यहाँ से चेक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर विल बी प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मैटरनिटी नर्स शुड स्क्रीन फॉर डायबिटिक मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी एट। एक मैटरनिटी नर्स कब स्क्रीन करेगी डायबिटिक मेलाइटिस प्रेगनेंसी के लिए? डायबिटिक मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में डायबिटिक मेलाइटिस के लिए कब चेक करेगी? पहला ऑप्शन है 6 से 17 वीक, 6 to 17 वीक, सेकंड ऑप्शन इज 18 to 23 वीक, थर्ड ऑप्शन इज 24 to 28 वीक, फोर्थ ऑप्शन इज 28 to 32 वीक। तो व्हेन शुड द नर्स स्क्रीन फॉर डायबिटिक मेलाइटिस, या फिर बोल सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस कब देखेगी? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है 24 to 28 वीक्स। अगर हम गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, जो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटिक मेलाइटिस होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस, तो उसको आप गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं, जो कि आपकी सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। इसलिए इसको चेक भी करना चाहिए 24 से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जो कि आपकी ग्लूकोज से चेक की जाती है, 50 ग्राम ग्लूकोज से, ओरल ग्लूकोज से ये टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर इन विद इन हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवर होने के बाद में प्लेसेंटा कितने टाइम में डिलीवर हो जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है 45 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 मिनट, चौथा ऑप्शन है 60 मिनट। तो कब हो जानी चाहिए, कितने टाइम में हो जानी चाहिए? जब बेबी डिलीवर हो गया तो उसके कितनी देर में आपकी प्लेसेंटा डिलीवर हो जानी चाहिए? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी सी, यहाँ पर 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर जो है प्लेसेंटा डिलीवर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंफ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। फेलोपियन ट्यूब के इंफ्लामेशन को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सल्फिंजाइटिस, दूसरा है एंडोमेट्राइटिस, तीसरा है वेजाइनाइटिस, चौथा है सर्विसाइटिस,
तो क्या आएगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। सल्फिंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस। तो राइट आंसर क्या आएगा? इंफ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के इंफ्लामेशन को क्या बोलते हैं? वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, वीडियो लाइक जरूर करें। जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करना है आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सल्फिंजाइटिस। फेलोपियन ट्यूब के इंफ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? सल्फिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन, एमपीएस, शॉर्ट में इसको एमपीएस भी बोलते हैं, प्यार से इसको एमपीएस बोलते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन को शॉर्ट में एमपीएस बोलते हैं प्यार से। तो इंजेक्शन एमपीएस डोज इन सीवियर कोविड पेशेंट। अगर सीवियर कोविड पेशेंट है तो इसमें एमपीएस की डोज क्या रहेगी? आईसीएमआर के अकॉर्डिंग पेशेंट की डोज अलग अलग रहती है। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो आपका मॉडरेट और सीवियर है दोनों में अलग अलग रहती है। तो क्या होगी? पहला ऑप्शन है 0.5 टू 1 mg पर केजी, दूसरा है 1 mg टू 2 mg, तीसरा है 3 mg टू 4 mg पर केजी, चौथा है 4 टू 5 mg पर केजी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इंजेक्शन एमपीएस मिथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज सीवियर कोविड पेशेंट में क्या रहने वाली है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी 1 टू 2 mg पर केजी बॉडी वेट। अगर पेशेंट सीवियर है, सीवियर कोविड है, तो उसमें जो एमपीएस की डोज है वो आपकी 1 टू 2 mg पर केजी रहने वाली है। अगर पेशेंट मॉडरेट है तो उसमें 0.5 टू 1 mg पर केजी आपकी डोज रहने वाली है। ये डोज आपकी अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज स्कारलेट फीवर? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्कारलेट फीवर कॉज करता है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस, तीसरा है एंटेरोकोकस पिकलिस, चौथा है एंटेरोकोकस ड्यूरेंस। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? स्कारलेट फीवर। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है स्कारलेट फीवर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस इज द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस क्या कॉज करता है? स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर कॉज करता है। कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट इज डन टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल पर्पस। मेडिको लीगल पर्पस के लिए अगर ऑटोप्सी कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है फोरेंसिक, दूसरा है क्लिनिकल, तीसरा डायग्नोसिस, चौथा है रिसर्च। ऑटोप्सी का टाइप है जिसमें आप कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन कर रहे हो, जो कि आपका मेडिको लीगल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, उसको आप क्या बोलोगे? फोरेंसिक, क्लिनिकल, डायग्नोसिस या रिसर्च। क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी फोरेंसिक। राइट आंसर विल बी फोरेंसिक। फोरेंसिक राइट आंसर। क्या बोलोगे ऐसे को? फोरेंसिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? एसिड फास्ट बेसिलाई किसमें पॉजिटिव पाया जाता है? कौन सी कंडीशन में? पहला ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है एसएआरएस एंड डिप्थीरिया, चौथा है ट्यूबरकुलोसिस। तो किसमें आपको देखने को मिलेगा? किसमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा एसिड फास्ट बेसिलाई? फटाफट कमेंट कीजिए। एसिड फास्ट बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? कौन सी कंडीशन में आपको एसिड फास्ट बेसिलाई है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों के अंदर ही आपको एसिड फास्ट बेसिलाई है वो पॉजिटिव देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ए, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द डायमीटर ऑफ फुली मैच्योर ओवम इज अबाउट। फुली मैच्योर ओवम का डायमीटर कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास में 100 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन आपके पास में 90 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन आपके पास में 130 माइक्रोन और चौथा है आपके पास में 140 माइक्रोन। तो क्या आएगा राइट आंसर? फुली मैच्योर ओवम की साइज क्या होती है? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट फटाफट।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो चलते हैं। तो राइट आंसर भी 130 माइक्रोन। नॉर्मल अगर आप ओवम की बात करें तो फुली मैच्योर ओवम की साइज होती है 130 माइक्रोन, 130 माइक्रोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब हुई थी एस्टैब्लिश? आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आईएनसी का एस्टैब्लिश, पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा ऑप्शन 1947, थर्ड ऑप्शन इज 1970, चौथा ऑप्शन है 1960। कब हुआ था बताइए। बहुत इजी है याद रखने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या आएगा राइट आंसर? आईएनसी कब एस्टैब्लिश हुई? चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है 1947। जब आपका देश आजाद हुआ था तभी आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1947। याद रखना है आपको। तो राइट आंसर इज 1947। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना है आपको 1947 में आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आपको डेट याद नहीं रहती तो आपको इस तरह से कुछ अलग किसी के साथ में कनेक्ट करके आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। SpO2 इन मॉडरेट कोविड पेशेंट। SpO2 पूछा जा रहा है मॉडरेट कोविड पेशेंट में। देखिए कोविड पेशेंट के 3 टाइप होते हैं। कोविड पेशेंट को 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला है आपके पास में माइल्ड कंडीशन वाला, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। 3 कंडीशन ही होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो यहाँ पर मॉडरेट कोविड पेशेंट की आपसे SpO2 पूछा गया है तो कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास में 94 to 100, दूसरा ऑप्शन है 90 to 93, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 90 और चौथा ऑप्शन आपके पास में लेस देन 80। तो कितना आएगा मॉडरेट पेशेंट में? SpO2 कितना होना चाहिए? कितना SpO2 होगा तो आप उसको मॉडरेट कोविड पेशेंट बोलोगे SpO2 के अकॉर्डिंग। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। फटाफट पहले कमेंट कीजिए फटाफट, क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज 92-93 है। तो आप उसको मॉडरेट कोविड पेशेंट बोल सकते हैं। मॉडरेट कोविड पेशेंट अगर 90 से कम है, लेस देन 90 है तो आप उसको सीवियर कोविड पेशेंट में कंसीडर करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर विल बी बी, 92-93 इज द मॉडरेट कोविड पेशेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टाइम एंड प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ टाइम प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एपिडेमियोलॉजी, दूसरा है इकोलॉजी, तीसरा है पेंडेमिक, चौथा है इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 17। टाइम प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी, इकोलॉजी, पेंडेमिक एंड इकोसिस्टम। क्या आएगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट और बताइए क्या आएगा राइट आंसर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ टाइम प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड वेटिंग बाय ए चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 ईयर इज रेफर्ड एज। अगर कोई बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है एज ऑफ 5 ईयर तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है एमेसिस, दूसरा है एनकोप्रेसिस, तीसरा है एन्यूरेसिस और चौथा है एंथेटिक। तो क्या बोलोगे ऐसी कंडीशन को? ऑप्शन ए एमेसिस, ऑप्शन बी है आपका एनकोसिस, ऑप्शन सी है आपका एन्यूरेसिस, ऑप्शन डी एंथेटिक। तो क्या बोलोगे राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं। ए है एमेसिस, बी है एनकोप्रेसिस, सी है एन्यूरेसिस और डी है एंथेटिक। तो राइट आंसर बी सी। राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, एन्यूरेसिस बोलोगे आप। ऐसी कंडीशन को क्या बोलोगे? एन्यूरेसिस बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अगर आपको डबल बबल एक्सरे में डबल बबल दिख रहा है
तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है पाइलोरिक स्टेनोसिस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में हिस्पैनिक डिजीज, चौथा है ऑप्शन आपके पास में ड्यूडिनल एट्रेजिया। तो क्या बोलोगे? कमेंट कीजिए फटाफट और बताइए क्या बोलोगे। डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, हिस्पैनिक डिजीज, ड्यूडिनल एट्रेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, ड्यूडिनल एट्रेजिया। ड्यूडिनल एट्रेजिया इज द राइट आंसर, जिसमें आपको डबल बबल एक्सरे में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट आर डिस्कार्डेड इन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, या फिर बोल सकते हैं बीएमडब्ल्यू के अंदर, ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट किस में डिस्कार्ड करोगे? पहला ऑप्शन है येलो बैग, दूसरा है रेड बैग, तीसरा है ब्लैक बैग और चौथा है ब्लू बैग। तो किस में डिस्कार्ड करोगे? क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर करना है। तो राइट आंसर होगी येलो बैग। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? येलो बैग। येलो बैग के अंदर आप क्या करोगे? ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट डिस्कार्ड करोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नहीं होता है? पहला है जिंक, दूसरा है आयरन, तीसरा है फॉस्फोरस, चौथा है कैल्शियम। क्या नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर? क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा फॉलोइंग कंटेंट है जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक्सक्रीटेड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है आयरन, तीसरा है फॉस्फोरस, चौथा है कैल्शियम। तो फटाफट कमेंट कीजिए क्या आएगा राइट आंसर। आपको पता है एग्जाम से पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड और भी आगे एक क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर भी आयरन। जो आयरन है आपका ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर बेबी बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर ब्रेस्ट मिल्क पे ही डिपेंड है, अगर 6 मंथ बाद भी अगर बेबी ब्रेस्ट मिल्क ही पी रहा है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डंपा। डंपा की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, दूसरा है डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, तीसरा है डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और चौथा है डेपोट मिथाइल प्रोजेस्टेरोनिक एसिड। तो क्या आएगी? डंपा की फुल फॉर्म बताइए क्या आएगी? ऑप्शन ए डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ऑप्शन बी डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ऑप्शन सी डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और ऑप्शन डी डेपोट मिथाइल प्रोजेस्टेरोनिक एसिड। क्या आएगा राइट आंसर? डंपा की फुल फॉर्म बताइए। तो राइट आंसर यहां पर आएगा, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। देखिए ये आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। कौन कौन सा है? एक होता है डंपा और एक होता है नेट एन, ये दो होते हैं। तो यहां पर इसके लास्ट में 2 वर्ड हैं, इसलिए 2 मंथ तक है। और इसमें आप याद रख सकते हो, इसमें आप ना तो 2 है ना 3 है, एक 2 मंथ के लिए चलती है, एक 3 मंथ के लिए। तो ये 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करवाती है। अगर डोज की बात करें तो 150 रहती है, 150 mg रहती है। और नेट एन की बात करें तो 200 mg रहती है इसकी। और ये दोनों IM इनका रूट रहता है, IM इनका रूट रहता है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर व्हिच ए नर्स मस्ट मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट। कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसको नर्स को मॉनिटर करना चाहिए एक प्रीटर्म इन्फेंट के अंदर? तो पहला है हेमरेज, दूसरा है ब्रेन डैमेज, तीसरा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और चौथा है एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। कौन सा आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो एक नर्स को मॉनिटर करना चाहिए एक प्रीटर्म इन्फेंट के अंदर? प्रीटर्म इन्फेंट है, प्रीटर्म इन्फेंट किसको बोलोगे? द बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक। 37 वीक से पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको आप प्रीटर्म इन्फेंट बोलोगे।
तो कौन सा इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, नर्स को कौन सा कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। तो राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज द राइट आंसर। तो ऐसे बच्चा जो प्रीटर्म है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और साथ में अगर हाइपोथर्मिया होता तो उसको भी आप ध्यान दे सकते थे। हाइपोथर्मिया सबसे ज्यादा प्रीटर्म बेबी को ही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूबॉर्न हैज डेफिशिएंसी ऑफ, न्यूबॉर्न को किसकी डेफिशिएंसी रहती है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है न्यूबॉर्न बेबी है उसको कौन से विटामिन की किसकी डेफिशिएंसी रहती है? बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए, कौन सी विटामिन की कमी रहती है? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। फटाफट कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो विटामिन के, विटामिन के क्योंकि बच्चे की जो आपकी इंटेस्टाइन है वो स्टराइल होती है, स्टराइल होने की वजह से वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता तो विटामिन के का प्रोडक्शन वहां पर नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसलिए न्यूबॉर्न बेबी के पास में विटामिन के नहीं होती है, इसलिए हम एट बर्थ विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का इसका मॉडल पेपर का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर रहे हैं 25 क्वेश्चन पे, बाकी 75 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लाएंगे और वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन है हमारे पास में संकन फोंटेनेल इज ए साइन ऑफ, संकन बोल सकते हैं दसा हुआ फोंटेनेल किसका साइन है? पहला है ट्यूमर सिंड्रोम, दूसरा है हाइड्रोसिफिलस, तीसरा है डाउन सिंड्रोम और चौथा है डिहाइड्रेशन। तो क्या आएगा? कमेंट कीजिए फटाफट। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप लोग नए हैं जुड़े रहिए हमारे साथ में और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितनी ज्यादा लाइक्स आएंगी जितनी ज्यादा कमेंट और लाइक्स आएंगी उतना ही प्यार आपका मुझे मिलेगा, और जितना प्यार मिलेगा आपका उतना ही मैं आपके लिए मेहनत ज्यादा करूंगा। तो इसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द राइट आंसर इज डिहाइड्रेशन। अगर संकन फोंटेनेल है, आपको पता है कि आपका जो बेबी होता है तो बेबी के आप फोंटेनेल देखने को मिलते हैं, बेबी के हेड पे फोंटेनेल देखने को मिलते हैं। ये आपका इंटीरियर है, पोस्टीरियर। तो यहाँ पर ये फोंटेनेल है, ये इस तरह से संकन यानी धसा हुआ देखने को मिलेगा। अगर धसा हुआ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके डिहाइड्रेशन है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताना है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आऊंगा आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीके नर्सिंग।